राधे राधे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लास पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो जो हमारे देश में जो राज्य थे उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। उनको 4 भागों में 4 प्रकार से विभाजित किया गया था। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। तो भाग क में 9 राज्यों को शामिल किया गया था। भाग क में 9 राज्यों को शामिल किया गया था। इसमें 9 राज्य कौन से थे? जिसमें ब्रिटिश समय पर गवर्नर का राज्य रहता था। ब्रिटिश गवर्नर का राज्य रहता था। जो 9 राज्य थे उनको भाग क में शामिल किया गया था। भाग ख में भी 9 राज्यों को ही शामिल किया गया था। उसमें जो थे राज्य विधानमंडल वाले जो राज्य थे, विधानमंडल वाले जो राज्य थे, उनको भाग ख में शामिल किया गया था। इसमें कुछ देसी रियासतें भी शामिल थी। भाग जो ग था, तीसरा भाग था, उसमें 10 राज्य शामिल थे। उसमें कितने राज्य शामिल थे? 10 राज्य शामिल थे। और उसमें कौन से राज्यों को शामिल किया गया था? जिसमें ब्रिटिश भारत में आयुक्तों का प्रशासन चल रहा था। जब ब्रिटिश भारत था, जिस समय भारत में ब्रिटिश लोगों को शासन था, तो उसमें जो आयुक्तों के अंतर्गत जो प्रशासन रहता था उनको भाग ग में शामिल किया गया था। इसमें 10 राज्य थे तथा कुछ इसमें देसी रियासतें भी शामिल थी। भाग ख, ये जो भाग घ है, ये चौथे नंबर का जो भाग था, इसमें किसको शामिल किया गया था? इसमें शामिल किया गया था अंडमान निकोबार को। चौथे भाग में किसको शामिल किया गया था? अंडमान निकोबार को। तो ये जो व्यवस्था थी हमारी, जब संविधान लागू हुआ था उस समय ये व्यवस्था थी। तो हुआ क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भारतीय रियासतें थी उसको भारत में शामिल किया। वो जो रियासतें अलग तरीके से रहती थी उनको अपने देश में शामिल किया गया था। तो उनका जो भारत में विलय हुआ था, देशी रियासतों को जो भारत में विलय हुआ था, वो कोई स्थायी तौर पर किस तरीके से उनको भारत में शामिल किया गया था उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। उनका अस्थायी तौर पर भारत में विलय था। उन सभी जो रियासतें थी, उस समय जो राज्य थे, सब में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, सबकी अलग अलग भाषाएं थी। तो लोगों का विचार था, लोगों ने इस तरह का आंदोलन शुरू किया कि हमारे लिए भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाए जाएं। जब भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया, तो सबसे पहले एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। जून 1948 में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एस.के. धर। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एस.के. धर, इसलिए इसको धर आयोग या दर आयोग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कहीं पर दर आयोग रहेगा, कहीं पर धर आयोग रहेगा। इसकी स्थापना, इसका गठन कब किया गया था? जून 1948 में। ये क्या था? हमारा भाषाई प्रांत आयोग। और इसने जो अपनी सिफारिश दी थी वो दी थी दिसंबर 1948 में। भाषाई प्रांत आयोग या धर आयोग ने अपनी जो सिफारिश दी थी वो दी थी दिसंबर 1948 में। इन्होंने बोला था कि जो राज्यों का गठन किया जाए उसको भाषाई आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। गठन करना है तो प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन आसानी से हो सके उस तरीके से भारत के राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए अपनी सिफारिश में मना कर दिया। जब इन्होंने मना किया तो लोग और ज्यादा आंदोलन करने लगे। इस बात से लोग थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो भाषाई आधार पर अपना राज्यों का गठन चाहते थे, तो वो और ज्यादा आंदोलन करने लगे। तो फिर दिसंबर 1948 में ही एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया। इसके कौन से सदस्य थे? इसका नाम दिया गया था जेवीपी समिति, भाषाई प्रांत समिति, जिसका गठन दिसंबर 1948 में किया गया था। उसका दूसरा नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति मतलब जैसे हो गए हमारे जवाहरलाल, वी से हो गए वल्लभ भाई पटेल तथा पी से हो गए पट्टाभी
सीतार मैया, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो पेश की, उन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने भी अपनी जो इनकी जो रिपोर्ट थी उसमें इन्होंने क्या बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। इस समिति ने भी अपनी सिफारिश में यही बात दोहराई। तो आंदोलनकारी इस बात से और ज्यादा संतुष्ट हो गए, तो वे और ज्यादा तीव्र तरीके से आंदोलन करने लगे। ये जो आंदोलन हो रहा था सबसे ज्यादा ये दक्षिण भारत में चल रहा था, सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में चल रहा था और सबसे ज्यादा चल रहा था आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा था। तो उस आंदोलन में जब ये जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी तो लोग संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर ये क्या हुआ था, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोट्टी श्री रामुलु, क्या नाम था उनका, पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने क्या किया कि भूख हड़ताल कर दी। इन्होंने क्या कर दिया, भूख हड़ताल चालू कर दिया। तो भूख हड़ताल की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत हो गया। कब, 1953 में। 1953 में 56 दिनों की शायद 1952 में इनका देहांत हुआ गया था, वो डेट मेरे दिमाग में से निकल रही है, शायद दिसंबर 1952 में हुआ था। ये चीज आप देख लेना एक बार थोड़ा सा। तो इनकी जब भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई तो भारत सरकार ने अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। कब किया था, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। कब, जब इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। वो जो मद्रास राज्य था, उस समय जो मद्रास राज्य था उसमें से जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, उसको अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और जो शेष रह गया उसमें तमिल भाषी लोग रहते थे। तेलुगु भाषी लोगों को अलग करके आंध्र प्रदेश बना दिया और शेष मद्रास में जो लोगों की ज्यादा संख्या रह गई थी वो किसकी रह गई थी, तमिल भाषी लोगों की, ठीक है। यहां तक हो गया। जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया 1953 में, तो और दूसरी जगह से लोगों को भाषाई आधार पर राज्य बनाने की गठन की आवाज शुरू कर दी लोगों ने। और दूसरी जगह अलग अलग राज्यों में जो लोग रह रहे थे जिनकी भाषा अलग थी, वो भी अपने लिए अलग अलग राज्य का मांग करने लगे, क्योंकि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था। तो उन दूसरे लोगों को लगा कि जब आंध्र प्रदेश का गठन हो सकता है तो हमारे लिए भी अलग राज्य का गठन हो सकता है। तो देश में इस तरह की अव्यवस्था फैल गई, लोग अपनी अपनी भाषा के लिए अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। तो उसके लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया दिसंबर 1953 में। ये एक 3 सदस्यीय आयोग था, और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे फजल अली। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का जो दूसरा नाम था वह था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के जो 2 अन्य सदस्य थे वह थे के.एम. पणिक्कर तथा एच.एन. कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो 3 सदस्य थे उसमें फजल अली अध्यक्ष थे और जो अन्य सदस्य थे वो थे के.एम. पणिक्कर तथा एच.एन. कुंजरू। 1955 ईस्वी में इस आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, भारत सरकार को अपनी सिफारिश दी। इन्होंने अपनी सिफारिश में बोला कि राज्यों के पुनर्गठन में भारत की एकता तथा सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। राज्यों के गठन को भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इस चीज की इन्होंने अपनी सिफारिश में अनुशंसा की। लेकिन इन्होंने क्या बोला, भाषाई तथा सांस्कृतिक एक रूपता को आप ध्यान में रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन करो। और एक राज्य एक भाषा का इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने अपनी अनुशंसा में बोला कि प्रशासनिक, वित्तीय तथा आर्थिक परिस्थितियों को आपको राज्यों के पुनर्गठन में नजरअंदाज नहीं कर सकते।
भाषा के आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन करो, लेकिन आप एक तो क्या अगर राष्ट्र की सुरक्षा तथा एकता को आप ध्यान में रखो, दूसरा प्रशासनिक, आर्थिक तथा वित्तीय जो परिस्थितियां हैं उनका ध्यान में रखो, भाषाई तथा सांस्कृतिक एक रूपता का आप ध्यान रखो, तथा जरूरी नहीं है कि एक राज्य में एक ही भाषा हो। इस तरह की इन्होंने अनुशंसा की। तो इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर तथा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को एक नई इकाई के रूप में प्रस्तुत किया, भारत को एक नई इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। और इसमें क्या बोला इन्होंने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को तोड़ दिया। भारत का जो विभाजन किया इन्होंने, भारत को जो इकाइयों, प्रशासनिक इकाइयों के रूपों में बांटा, भारत में जो राज्यों के रूप में बांटा भारत को, तो उसमें 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये इस तरह की व्यवस्था इन्होंने इसमें दी। और इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये जो पॉइंट मैंने बताए इतना भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में से इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।